भारत और रसिया ने एक ऐसा चाल चला है कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के होश उड़े हुए हैं। हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया के नक्शे को फिर से खींचा जा रहा है और इस नए नक्शे के सबसे केंद्र में और कोई नहीं बल्कि भारत है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं उस वक्त दुनिया के दो सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग बॉस्फोरस स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भयंकर युद्ध, तनातनी और अस्थिरता के मुहाने पर खड़े हैं। पश्चिमी देशों की दादागिरी, सैंक्शन का खेल और समुद्री रास्तों पर मंडराता खतरा अब दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट्स को किसी भी वक्त ठप कर सकता है। लेकिन इसी वैश्विक संकट के बीच रसिया के उप प्रधानमंत्री मरात खुशनुलीन ने एक ऐसा प्रस्ताव टेबल पर रख दिया है जिसने सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं। रसिया ने एक डायरेक्ट ओवरलैंड रेलवे लाइन का प्रपोजल दिया है जो रसिया से निकलकर सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्तों को छूते हुए सीधे भारत की सीमाओं तक पहुंचेगी। यह सिर्फ पटरी बिछाने का प्लान नहीं है, यह पश्चिमी ताकतों के समुद्री एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म करने का मास्टर स्ट्रोक है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया समुद्र के रास्तों पर एक दूसरे की गर्दन दबाने की फिराक में बैठी है, तब रसिया और भारत मिलकर धरती के सीने पर एक ऐसा नया सिल्क रूट तैयार कर रहे हैं जिसे रोकने की ताकत दुनिया की किसी नेवी के पास नहीं होगी। लेकिन असली कहानी इस रेलवे लाइन से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। इस पूरे प्लान की पहली सबसे बड़ी पहेली छुपा रखी है उस पैसे में जो भारत और रसिया के बीच में बह रहा है। जब पश्चिमी मुल्कों ने रसिया पर पाबंदियों की बौछार कर दी, तब भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रसिया से रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल खरीदा। नतीजा यह हुआ कि रसिया के पास भारत के वोस्ट्रो अकाउंट में करीब $50 बिलियन से भी ज्यादा की रकम जमा हो गई। अब पश्चिमी मीडिया चिल्ला रहा था कि रसिया इस भारतीय रुपए का करेगा क्या, यह तो डेड मनी है। लेकिन पुतिन और मोदी की जोड़ी ने ऐसा गेम खेला कि इकोनॉमिस्ट का दिमाग चकरा गया। रसिया ने फैसला किया कि यह $50 बिलियन का पेट्रोल जो रुपया है वो भारत से बाहर कहीं जाएगा ही नहीं। रसिया इस पूरे फंड को भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगले 10 सालों के लिए री इन्वेस्ट कर रहा है। आज इसी रशियन कैपिटल से भारत में हाई स्पीड ट्रेनों के कोच, अत्याधुनिक लोकोमोटिव इंजन और एचएएल जो नासिक में है उसकी फैसिलिटी में सुखोई 30 फाइटर जेट्स के इंजन और क्रिटिकल डिफेंस पार्ट जो हैं वो बना रहे हैं। यानी कि रसिया से तेल आया, पैसे भारत के बैंक में रहा और उस पैसे से भारत के अंदर कारखाने चले, भारतीयों को रोजगार मिला और बदले में भारत रसिया को तैयार ट्रेनें, मेड इन इंडिया हथियार और इंडस्ट्रियल सामान वापस एक्सपोर्ट कर रहा है। रशियन तेल ने भारत की एनर्जी नीड्स को तो बचाया ही, साथ ही भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने को रशियन फंड्स ने जेट फ्यूल दे दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह रेलवे लाइन और यह रशियन इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो देशों का व्यापार है, तो आप जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। इस पूरे समीकरण का असली पावर हाउस छिपा है सेंट्रल एशिया में। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे लैंडलॉक्ड मुल्कों में। ये वो देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं और सदियों से अपने अपार प्राकृतिक संसाधनों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए तरस रहे थे। अकेले कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास में 8 बिलियन टन से ज्यादा के कच्चे तेल का रिजर्व है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भंडार इनके पास दबे पड़े हैं। अब तक ये देश रसिया या फिर चाइना के दबाव में घुट रहे थे, लेकिन अब ये बेताब है भारत के विशाल बाजार से सीधे जुड़ने के लिए। भारत अपनी कुल नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कतर जैसे मिडिल ईस्ट देशों से इंपोर्ट करता है। कतर की दादागिरी और मिडिल ईस्ट की राजनीतिक अनिश्चितता हमेशा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर तलवार की तरह लटकी रहती है। सेंट्रल एशियन गैस और ऑयल का सीधा एक्सेस मिलते ही भारत की कतर और मिडिल ईस्ट पर निर्भरता पल भर में जीरो हो जाएगी। और भारत ने इसके लिए हवा में तीर नहीं चलाए हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से ग्राउंड वर्क बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। कश्मीर घाटी तक पहुंच चुके हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाव ब्रिज जो है, उसका निर्माण कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत ने अपने पूरे नॉर्दर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से इसे बस इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्ट करना बाकी है। लेकिन अब सवाल उठता है उस सबसे बड़े रोड़े का जो नक्शे पर भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में अड़ा हुआ है, पाकिस्तान। एशिया का प्लान कागज पर कहता है कि ट्रेन पाकिस्तान होकर आएगी, लेकिन सच क्या है? क्या आज के दौर में कोई भी अक्लमंद देश पाकिस्तान जैसे कंगाल, आतंकवाद से झुलसते और राजनीतिक रूप से दिवालिया देश के भरोसे किसी मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट फ्रंट लाइन की गारंटी ले सकता है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान आज 3 अलग अलग मोर्चों पर अपनी वजूद की जंग लड़ रहा है। एक तरफ टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी उसके सैनिकों पर रोज हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर है कि आईएमएफ के सामने हर महीने भीख का कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है।
जिस देश में अपनी ट्रेन चलाने का तेल नहीं है, वहां से रसिया और भारत की रणनीतिक मालगाड़ियां गुजरेंगी? यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। यहीं पर खुलता है इस पूरे खेल का सबसे गुप्त और रणनीतिक चैप्टर। अगर आप ध्यान से एशिया के जियोग्राफिकल मैप को देखें, तो भारत को एशिया और सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र सेफ, हिस्टोरिकल और डायरेक्ट जमीनी रास्ता सिर्फ एक ही जगह से होकर गुजरता है, और वो है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर, यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और उसके ठीक ऊपर स्थित बखान कॉरिडोर। जी हां, रसिया का यह महाप्रस्ताव, सेंट्रल एशिया के खरबों डॉलर के एनर्जी रिजर्व और भारत का ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना, ये सब के सब एक ही धुरी पर आकर रुकते हैं, और वो धुरी है पीओके का भारत में पूर्ण विलय। जब तक पीओके पर भारत का झंडा नहीं फहराता, तब तक रसिया का यह डायरेक्ट रेलवे कॉरिडोर और भारत की एनर्जी एपिडेंस पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती। इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लीजिए, यह कोई नया रास्ता नहीं है। सम्राट अशोक और कनिष्क के दौर में भी जो प्राचीन सिल्क रूट दुनिया का व्यापार चलाता था, उसका सबसे अहम रूट कश्मीर की घाटियों से होकर सेंट्रल एशिया के खोटान, फरगाना और समरकंद तक जाता था। भारतीय व्यापारी बिना किसी तीसरे देश की मिन्नत किए सीधे रसिया और यूरोप के दिल तक व्यापार करते थे। लेकिन 1947 में अंग्रेजों की चालबाजी और उस समय की भारतीय नेतृत्व की रणनीतिक भूलों के कारण पीओके भारत से कट गया, और भारत का सेंट्रल एशिया से हजारों साल पुराना सीधा जमीनी संपर्क एक झटके में टूट गया। भारत एक तरह से अपने ही उत्तर में ब्लॉक होकर रह गया। लेकिन इतिहास अब खुद को दोहराने के मूड में है। जो भूल 1947 में हुई थी, उसे 2020 के दशक में सुधारा जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीएसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो गुब्बारा फुलाया था, उसकी हवा निकल चुकी है। चीन ने अरबों डॉलर फूंक दिए ताकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते अरब सागर तक पहुंच सके। लेकिन बलूचिस्तान के विद्रोह, लगातार होते आत्मघाती हमलों और पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली ने सीपीईसी को एक सफेद हाथी बनाकर छोड़ दिया है। चीन अब पाकिस्तान में और पैसा डूबने से डर रहा है। सीपीएसी की नाकामी ने रसिया और सेंट्रल एशियन मुल्कों को यह साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के सहारे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा करना पैसे को आग लगाने जैसा है। अगर इस पूरे रीजन में किसी की गारंटी चलती है, अगर कोई देश 100 साल की स्टेबिलिटी दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसी बीच पीओके के अंदर हालात विस्फोटक हो चुके हैं। वहां के स्थानीय जनता अब पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद के हुक्मरानों के अत्याचारों से तंग आ चुकी है। आटा, बिजली और बुनियादी अधिकारों के लिए पीओके की सड़कों पर लाखों लोग पाकिस्तानी झंडे को नकार रहे हैं और भारत के साथ जुड़ने की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना अपने ही घर में घिरी हुई है। एक तरफ डुरंड लाइन पर तालिबान से गोलियां चल रही है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उसके कैंप उड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ पीओके की जनता विद्रोह पर उतारू है। पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे कमजोर मोड़ पर है। रणनीतिक विशेषज्ञों का साफ मानना है कि भारत को पीओके वापस लेने के लिए किसी बहुत बड़े युद्ध का भी शायद जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान का अंदरूनी ढांचा खुद अपने ही बोझ से ढहने की कगार पर है। अब इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली के एक और सबसे एडवांस और ब्रिलियंट एंगल को समझिए, जो सीधे भारत के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर और ग्लोबल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। ग्रीन एमोनिया और गुजरात की गिफ्ट सिटी। भारत ने दुनिया के सामने ऐलान किया है कि वह भविष्य के ईंधन यानी कि ग्रीन अमोनिया का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस और हाइड्रोजन प्रोसेस की जरूरत होती है। सेंट्रल एशिया की सस्ती और प्रचुर मात्रा में मिलने वाली गैस जब इस रेलवे और पाइपलाइन नेटवर्क से भारत पहुंचेगी, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सस्ता ग्रीन एमोनिया प्रोड्यूस करेगा, जिसे यूरोप और पूरे एशिया को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। यानी सेंट्रल एशिया का कच्चा माल, भारतीय दिमाग और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बेचेगा पूरा भारत। इसके साथ ही गुजरात में बन रही भारत की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी कि गिफ्ट सिटी का रोल यहां पर मास्टर लेवल का है। अब तक दुनिया में समुद्री जहाजों की लीजिंग, इंश्योरेंस, मैरीटाइम फाइनेंसिंग और ट्रेड सेटलमेंट पर सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क के वित्तीय बाजारों का एकाधिकार था। पश्चिमी देश जब चाहे किसी भी देश के जहाज का इंश्योरेंस रद्द करके उसका व्यापार रोक देते थे। गिफ्ट सिटी को ठीक इसी वेस्टर्न मोनोपोली को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब रसिया, सेंट्रल एशिया और भारत का यह नया जमीनी और समुद्री ट्रेड नेटवर्क चालू होगा, तो इसकी पूरी अरबों डॉलर की लीजिंग, फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस लंदन से नहीं बल्कि गुजरात की गिफ्ट सिटी से कंट्रोल होगा। डॉलर का खेल खत्म और वेस्टर्न सैंक्शन का डर हमेशा के लिए दफन। अगर आप इन सारी चीजों को जोड़कर देखें, तो रसिया का अफगान बॉर्डर तक पटरियां बिछाना, रशियन पेट्रोल रुपए से भारत में ट्रेनों और हथियारों का निर्माण, कश्मीर तक भारत का रेलवे और गैस ग्रिड नेटवर्क,
कतर को बाईपास करने का प्लान, गिफ्ट सिटी का उभार और पीओके में जलती असंतोष की आग, तो यह समझते देर नहीं लगेगी कि यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। यह एक बहुत बड़े महारणनीतिक कैनवास का हिस्सा है। रसिया, भारत और सेंट्रल एशिया मिलकर 21वीं सदी का नया पावर सेंटर बना रहे हैं। यह एक ऐसा ब्लॉक बन रहा है जो ना तो अमेरिका के इशारों पर नाचेगा और ना ही चीन की दादागिरी बर्दाश्त करेगा। इन पूरे महाप्लान की सफलता की अंतिम चाबी केवल एक ही चीज पर टिकी है, भारत की अपनी भौगोलिक अखंडता को वापस हासिल करना। इतिहास गवाह है कि जो देश अपने प्राकृतिक और ऐतिहासिक व्यापारिक रास्तों पर अपना कंट्रोल खो देते हैं, वे कभी ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकते। भारत ने अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत का लोहा पूरे विश्व में मनवा लिया है, लेकिन अपने प्राचीन सिल्क रूट को फिर से जिंदा करने के लिए, सेंट्रल एशिया के खजाने तक सीधी पहुंच बनाने के लिए और एशिया के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए भारत का उत्तर पश्चिमी दरवाजा पूरी तरह से खुलना ही होगा, खोलना ही होगा। अब सवाल यह नहीं है कि क्या रसिया की यह ट्रेन भारत तक पहुंचेगी या फिर नहीं। असली सवाल यह है कि जब यह ट्रेन अपनी पटरी पर दौड़ेगी, तब क्या पाकिस्तान का वजूद नक्शे पर वैसा ही रहेगा जैसा आज है? क्या भारत अपने खोए हुए भूभाग पीओके को वापस हासिल करके इतिहास के उस अधूरे पन्ने को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है? दुनिया की नजरें भारत के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ एक रेल लाइन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक प्रभुत्व के एक नए युग का आगाज है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।